Okay students, now the last topic for today is Coulomb's force in terms of position vector. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डेरिवेशन को समझना, इसलिए क्योंकि इसे समझने के बाद जो सुपरपोजिशन वाला जो 4 मार्क्स क्वेश्चन है वो टोटली इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ जाएगा तो वो वाला क्वेश्चन अपने आप ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपने ये डायग्राम अगर देख रहे होंगे तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर फिर से 2 चार्जेस लिए हैं, ये एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, है ना। अब हम लाइन जो पिछली बना रहे थे, हम पिछले डेरिवेशन में याद करिए हमने लाइन बनाई थी ना इस तरह से। अब हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं और लाइन के बदले अब हमने 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन ये ले लिया है और हमारा चार्ज एक ए पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज बी पॉइंट पर है, ठीक है। और ये ओरिजिन से ए को जो लाइन बनाई वो ए की पोजीशन वेक्टर बन जाएगी और इसी तरह ओरिजिन से बी पर जो लाइन बनाएंगे वो बी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, यानी R1 बन गया Q1 का पोजीशन वेक्टर और R2 बन गया Q2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है, तो ये मार्जिन में जो है जैसे मैंने आपसे पहले कहा ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, उसको पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि फिर से बार बार वही बात है कि ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस होने के कारण ये देखिए यहाँ लिखा है दे आर लाइक चार्जेस, इसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी Q1 को बाहर की तरफ फेंका जाएगा और Q2 को भी बाहर की तरफ फेंका जाएगा। Q1 को बाहर कौन फेंक रहा है? ऑब्वियसली Q2 रिपेल कर रहा है। और Q2 को कौन बाहर फेंक रहा है? और इसको Q1 फेंक रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ ये फोर्स कैसे बनाए, ध्यान दीजिए, ये लाइन बनाई पहले Q1 और Q2 को जोड़ती हुई और फिर उसी लाइन पर आगे इन 2 फोर्सेस को बनाया। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि याद करो पिछली बार हमने बोला था कि ये फोर्सेस कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये कैसे फोर्सेस हैं? सेंट्रल फोर्स उस लाइन पर एक्ट करेंगे जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी, ठीक है। सो ये F12 यानी Q1 को धक्का दे रहा है Q2 और ये F21 यानी कि Q2 को धक्का दे रहा है Q1 और ये आपका डायग्राम बन गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये एक क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, O A B, ये ट्राइंगल बन रहा है और इसमें 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, एक वेक्टर OA, उसके बाद एक और वेक्टर AB और एक और वेक्टर है OB, है ना। ये 3 वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। अगर +1 में जो हमने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा है उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें तो आप याद करो हम ट्रायंगल में बोलते थे वो 2 वेक्टर्स जोड़े जाएंगे जो एक साथ एक लाइन पर चल रहे हैं, है ना। एक डायरेक्शन में एक ख़त्म हो रहा है तो वो दूसरा शुरू हो रहा है और तीसरा वेक्टर जो इक्वल टू में आएगा वो आएगा जिसकी डायरेक्शन उनसे ऑपोजिट है, जिसकी डायरेक्शन उनसे ऑपोजिट चल रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखिए O से A डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आगे A से B जा रहा है और हमें जाना चाहिए था B से O, लेकिन हम जा रहे हैं O से B। ये वाला वेक्टर उल्टा चल रहा है ना, उल्टा। तो इसका मतलब इक्वेशन जो मेरा बनेगा ट्रायंगुलर लॉ का वो बनेगा वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB, ठीक है। अब आप डायग्राम के साथ दोबारा देखिए, OA पर वेक्टर का नाम क्या है? R1, तो यहाँ लिखा R1। AB पर R12। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा इसको 1 2 का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये A से B जा रहा है, A से B यानी Q1 से Q2 जा रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया R12।
तो यहाँ पर लिखा ए बी के बदले वेक्टर R1 2, ठीक है। और ओ बी के बदले क्या लिखेंगे, R2। ये देखो ओ बी R2 है, तो ये ओ बी के बदले आया R2, ठीक है। अब यहाँ से R12 जो है वो बन जाएगा इक्वल टू, ये R1 माइनस के उधर चला जाएगा, सो R2 माइनस R1, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।